हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के साथ ही आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे रीजनिंग के भी। तो आज के अपने इस वीडियो के हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है 3 सही 1/3 के 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं। हम देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि कितने कुछ हैं जो भी दिया हो, या इतना पार्ट कितनी बार हो पाएगा, ऐसा कुछ दिया हो, तो हम ऐसे क्वेश्चन में डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। 3 सही 1/3 में कितने 1/6 है, मीन्स 1/6 से ये कितनी बार विभाजित होगा। यही क्लियर हो जाए, बस आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे। 3 सही 1/3 को भाग देंगे किससे, 1/6 से। तो आप देख लें, अगर भाग देना आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कैसे करेंगे। 3 से 3 में गुणा करें पहले, और धन 1। 3 से 3 में गुणा करेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10/3 हो जाएगा। और ये भाग को गुणा में बदलेंगे, और जो 1/6 है इसका इनवर्स लिखेंगे, मीन्स 6/6/1 उल्टा कर देंगे। जब भाग को गुणा में बदल रहे हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद वाले भिन्न को उल्टा कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूना 6, और 2 गुणा 10 मीन्स 20, और 1 गुणा 1 मीन्स 1, नीचे 1 कोई वैल्यू नहीं रखता, तो इसका मतलब 20 जो है इसका मान होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं यदि संख्या इसके सभी धनात्मक गुणनखंडों के संख्या को छोड़कर योग के बराबर हो। योग के बराबर हो। उदाहरणतया 28 एक संपूर्ण संख्या है, क्योंकि 28 बराबर 1 धन 2 धन 4 धन 7 धन 14, ये क्या है, इसके गुणनखंड है। 2 से भी 28 डिविजिबल है, 1 से 28 डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, और 14 से भी डिविजिबल है। तो आप ध्यान दें, जो कंडीशन ऊपर दी गई है, हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं यदि यह संख्या उसके सभी धनात्मक गुणनखंडों के योग के बराबर हो। तो यहां ध्यान देना है कि सभी धनात्मक गुणनखंड जो इसके हुए वो 1, 2, 4, 7 और 14 हुए, इनके योग के बराबर देखिए हो रहा है 14 और 7 21, 21 में 4 जोड़िए 25, और 25 और 2 27, 27 और 1 28। तो निम्न में से कौन सी संख्या है जो संपूर्ण संख्या हम जिसको कह सकते हैं इस हिसाब से। तो आप देखें कि जैसे 9 है, तो 9 का अगर फैक्टर करें तो आएगा 1 3, तो 3 और 1 क्या होगा, 4 होगा, तो ये नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम 6 को देखें तो क्या होगा, 6 का मतलब है 1 2 और 3। देखिए यहां जो है 28 28 जो है नहीं लिया गया, 28 को छोड़कर उससे एक कम मीन्स 14 तक लिया गया है। तो इसी तरह से अगर हम 6 को लेते हैं तो 6 का मतलब ये होता है 1 और 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, इसके बाद फिर 6 से है। तो हम 6 लेंगे नहीं, चूंकि यहाँ 28 वो संख्या नहीं ली गई थी, उस संख्या को छोड़कर कहा गया है ना। आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कहा गया है संख्या को छोड़कर, ब्रैकेट में दिया गया है, तो संख्या को छोड़ दीजिए, तो इतने ही पार्ट इसके हो पाएंगे जिनसे ये डिविजिबल है। तो 1 2 3, अब इनको जरा ऐड करें तो 3 और 2 5 और 1 6, तो ये तो हो रहा है, क्लियर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आप और भी कोई यूज करके देख लें, आप और सब में ऐसा
नहीं पाएंगे। जैसे आप 13 देखें तो 13 से ही डिविजिबल है या 1 से, तो 1 और 13 14 हो जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। और 10 जो है, अगर अच्छा 13 तो लेना ही नहीं, उस संख्या को छोड़ देना है, तो 1 ही अकेला इसका होगा, तो हो नहीं पाएगा। 10 को देखते हैं तो 2 आएगा, 5 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, तो 2 और 5 7 ही होगा, तो इसका भी जोड़ने पर जो है 10 नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग है। तो दो पूर्ण संख्याएं हैं जिनका योग क्या है, 24 है। अब सॉरी, योग नहीं, गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम मान क्या संभव है, जो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज करना है। तो आप ध्यान दें कि गुणनफल 24 है, तो आप संख्या, अगर गुणनफल 24 है तो संख्या का, इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग, तो कह रहा दो संख्याएं हैं, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, तो कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिनका गुणनफल 24 होगा, ये आप जरा समझ ले पहले। तो आप ये समझें कि जैसे 1 लें तो 1 गुणा 24 होगा, तब 24 आएगा। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 गुणा 12 होगा, तब आएगा 24। और अगर 3 लेते हैं तो 3 गुणा 8 आएगा, तब 24 आएगा। अगर 4 लेते हैं तो 4 गुणा 6 आएगा, तब 24 आएगा। 5 से होगा नहीं, 6 से, तो 6 गुणा 4 वही 4 गुणा 6, बात तो वही है। और 7 भी नहीं होगा, 8 होगा, तो 8 और 3 होगा, 3 और 8 तो है ही, पहले ही हमने नोट कर लिया है। और 9 10 11 12, तो 12 और 2 होगा, तो वो भी नोट है। 24 और 1 होगा, वो भी नोट है। तो आप देख पा रहे हैं यही युग्म बनेंगे, कौन कौन से, 1 गुणा 24 और 2 गुणा 12, 3 गुणा 8, 4 गुणा 6। तो यहां देखिए दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग क्या है। तो योग देखिए न्यूनतम कह रहा है, तो देखिए अगर 24 और 1 जोड़ेंगे, पहले वाले को अगर जोड़ते हैं तो 24 और 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 25 हो जाएगा। इसको अगर जोड़ते हैं तो 12 और 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इनको जोड़ते हैं तो 8 और 3 11 हो जाएगा। 4 और 6 को जोड़ते हैं तो 4 और क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो न्यूनतम कौन सा है, ये 10 वाला है, मीन्स 4 और 6 वाला। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 10 है, यही राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि अगर आपने कभी किया नहीं है तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा हम कैसे करें, लेकिन अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, तो बहुत आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार 1 किग्रा के स्थान पर 800 ग्राम का बाट प्रयोग कर अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, उसका लाभ क्या है। अब आप ध्यान दें कि एक दुकानदार अगर 1 किग्रा के स्थान पर 800 ग्राम का बाट अगर यूज कर रहा है, तो 200 ग्राम तो उसको लाभ ऐसे ही हो रहा है। भाई 1 किलो देना चाहिए और वो 800 ग्राम किसी को दे रहा है, तो 200 ग्राम तो ऐसे ही उसको लाभ हो गया। कितने में, 1 किग्रा में। 1 किग्रा में उसे लाभ कितना हो रहा है, 200 ग्राम। तो चलिए देखते हैं, 1 किग्रा में लाभ बराबर 200 ग्राम। 1 किग्रा में कितना लाभ हो रहा है, 200 ग्राम। तो हमें निकालना क्या है, उसका लाभ हमें निकालना है, लेकिन यहां जो है लाभ कैसे दिया गया है, प्रतिशत में दिया गया है। तो आप क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ। इसके लिए आप क्या करेंगे, लाभ ऊपर लिखेंगे बटा क्रय मूल्य मीन्स 800 रुपए और गुणा 100, 2 एकम 2, 2 चौको 800 और 4 से
हम 100 को भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 25% हो जाएगा। चलिए देख लिया आपने, आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यदि विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत होगा। यदि विक्रय मूल्य दोगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, मीन्स कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो देखिए जैसा क्वेश्चन में कहे हमें वैसा ही करते जाना है। यहां जो है हमें वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया नहीं गया है और बिना उसके हम कुछ कर नहीं पाते। तो आप क्या करेंगे, आप जो है कॉस्ट प्राइस मीन्स सीपी आप पहले मान लें, मीन्स क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम लिख लेते हैं, क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस और सीपी और क्रय मूल्य इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। और सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य मान लेते हैं y। चलिए ये हमने मान लिया। अब लाभ क्या होगा, लाभ बराबर आप जानते हैं विक्रय मूल्य मीन्स एसपी माइनस सीपी और सेलिंग प्राइस मीन्स y माइनस एक्स। ये हो गया लाभ। लाभ मीन्स जितने का बेचा उसमें से जितने का खरीदा वो घटा दें तो क्या हो जाएगा, लाभ हमें मिल जाएगा। तो हमें लाभ तो आ गया। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो तो विक्रय मूल्य 2 गुना करिए। विक्रय मूल्य हमने क्या माना है, y। अगर y को 2 गुना कर दिया जाए तब लाभ क्या होगा, y को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो जो लाभ होगा वो पहले देखिए, y को अगर हम 2 गुना कर रहे हैं तो ये क्या है, ये है आपका y क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर लाभ। तो ये लाभ किसके बराबर हो जाएगा, ये लाभ जो है किसके बराबर हो जाएगा, लाभ 3 गुना हो जाता है। तो लाभ है कहां, लाभ ये हमने निकाला था, मतलब ये जो लाभ है ये 3 गुना हो जाता है। 3 गुना मीन्स गुणा 3, समझ गए। अब ये लाभ जो है मतलब जो पहले लाभ था उसका 3 गुना हो जाता है। तो ये लाभ देखिए हम उसके 3 गुने के बराबर हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व करें, 2y इक्वल टू या 2y माइनस, अभी इसको ऐसे ही लिख लो, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 3 से इसमें मल्टीप्लाई करिए 3y माइनस 3x। और अब क्या करेंगे, 3x को इधर ले आते हैं, माइनस एक्स पहले से 3x इधर ले आए तो प्लस 3x हो गया और यहाँ 3y पहले से ही है और ये 2y को पक्षांतर करके हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2y। अब क्या करें, 3x में से एक x घटा दें तो 2x बचेगा इक्वल टू 3y 2y घटाएंगे तो y बचेगा, मतलब 2x इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या आ गई 2x, y इक्वल टू 2x। चलिए ये समझ में आया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। और हमने क्या किया, सीपी को x माना और जो y था मीन्स जो विक्रय मूल्य था सेलिंग प्राइस वो भी x के पदों में अब आ गया है। तो अब हम कुछ भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जैसे यूनिट एक होनी चाहिए वैसे यहां पर x के पदों में मान दोनों होना चाहिए, तभी हम घटा या जोड़ सकते हैं, इसीलिए हमें इतना करना पड़ा। अब हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का मतलब है लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ, इसका मतलब ये हुआ
लाभ, और लाभ कितना हुआ अब वो हम निकाल लें। लाभ, तो लाभ निकालना क्या है, निकाला तो है ही हमने। लाभ जो है हमने निकाला है, क्या निकाला है, चलिए निकाला क्या है, ये है आपका y क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य 2x है और क्रय मूल्य क्या है, x है। तो लाभ क्या होगा, इसके लिए लाभ तो ये निकालना पड़ेगा, हमने कहा निकाला है, यहां ऐसा नहीं है। 2x माइनस x अपॉन क्या, क्रय मूल्य मींस x इंटू 100। तो आप देखेंगे 2x से 1x जब घटाएंगे तो x बचेगा गुणा 100 बटा, तो x से कम x ये भी कट गया, तो इस प्रकार 100% आंसर। लाभ कितना है, 100%, 100%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 100%, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एक वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए यहां लाभ दिया गया है प्रतिशत में और क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 धन लाभ प्रतिशत। चलिए अभी इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं हम। विक्रय मूल्य कितना है, 480 रुपए में बेच रहा है तो 480 हो गया, इसके बाद गुणा 100 बटा 100 धन लाभ, कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, प्रतिशत लाभ जो है 20 है, तो 100 धन 20, इसका मतलब 120 आ जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए और 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, तो 6 कम 6, 6 अठे 48 और 0 80। इस हिसाब से आप देखेंगे 80 गुणा 5 मीन्स 400। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। 400 उसका क्या था, क्रय मूल्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है। एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना, एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना आधारों के क्षेत्रफल के योग के 6 गुने के बराबर है। तो आप देखें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको याद रहना चाहिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या होगा, 2 पाई आर एच, और इसका 4 गुना किसके बराबर है, आधारों के क्षेत्रफलों के योगफल के 6 गुने के बराबर। तो आधार कितने होंगे बेलन में, बेलन में जैसे ये है, आपने बेलन बनाया इस प्रकार से, तो आधार कितने हुए, 2 हुए, एक ये हो गया एक ऊपर हो गया, तो 2 आधार हुए। तो आधार का क्षेत्रफल का मतलब एक आधार का क्षेत्रफल गुणा 2, चूंकि आधारों कह रहा है क्वेश्चन में, तो एक आधार नहीं 2 आधार, तो 2 गुणा एक आधार का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 2 गुणा एक आधार। आधार इसका कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का 6 गुना गुणा 6। इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों ओर देखिए सब गुणा में ही हैं,
जब सब गुणा में रहते हैं तो हम कुछ भी चाहें तो एक तरफ से दूसरी ओर काट सकते हैं या भाग दे सकते हैं। 2 पाई हमने काट दिया और r से क्या करेंगे, चलिए भाग दे रहे हैं इसको, तो r से ये एक बार चला गया, यहां देंगे तो 2 बार है तो एक बार बचेगा, ये r बचा है लेकिन 2 खत्म हो गया, मतलब r गुणा r था, एक r खत्म हो गया एक r के साथ, तो एक r बचेगा। अब आप देखें इसको और भी आप सॉल्व से 2 दूना 4 और 2 6। आगे देखिए जरा क्वेश्चन में अभी और कुछ दिया है, यदि इस बेलन की ऊंचाई 12 सेमी हो, तो बेलन की ऊंचाई जो है 12 दी गई, तो 12 गुणा 2 बराबर, तो इसका आयतन सेमी में है, आपको इसका आयतन निकालना है, इतना इंटू आर इंटू 3 ये हुआ। तो जब आर की वैल्यू, चलिए आप 3 एकम 3 और 3 चौक 12 से काट दिया आपने, तो आर बचा, वैल्यू कितनी आई, 4 गुणा 2 मीन्स 8, आर की वैल्यू 8 आ गई। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है आयतन, तो आप आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। आयतन का फॉर्मूला क्या है, ये आकार कैसा है, बेलन है, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच का मतलब है, देखिए आंसर जो आपके आ रहे हैं वो पाई में आ रहे हैं, इसका मतलब पाई की वैल्यू नहीं रखना है। आर स्क्वायर, तो आर कितना है, 8 है, तो 8 स्क्वायर का मतलब 8 गुणा 8 या 8 इंटू 8 मीन 64 इंटू एच। एच कितना है वो आपको दिया ही गया है क्वेश्चन में कि 12 सेंटीमीटर है, तो आप 12 लिखेंगे। अब इसको जरा सॉल्व कर लें, 12 चौक 48 हासिल 4, 12 छंग 72 और 4 76 पाई, तो क्या आंसर आया 768 पाई मीन्स ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी, सेमी क्यूब हो जाएगी, सेमी क्यूब घन सेमी, जो आपको नहीं दिया गया है यूनिट सेमी क्यूब हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी 24 मीटर ऊंचे भवन की छत को छूती है, तो एक भवन बना लें, और ये सीढ़ी हो गई। तो देखिए 25 मीटर लंबी सीढ़ी, तो ये कितना है, 25 मीटर लंबी सीढ़ी, एक 24 मीटर ऊंचे भवन, भवन कितना है ये ऊंचा 24 मीटर, ये भी समझ में आपको आ गया। तो इस भवन से कितनी दूरी पर सीढ़ी होगी, सीढ़ी के पाद हैं, इस भवन से कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद हैं, मतलब सीढ़ी का जो पैर है वो ये है, ये इस भवन से कितनी दूरी है आपको ज्ञात करना है। कुल मिलाकर इनको हम नाम दे दें, तो ए बी सी, तो आपको बीसी ज्ञात करना है, जो मकान से सीढ़ी का पाद की दूरी, तो ये है पाद मीन्स पैर, अब इसकी दूरी मीन्स ये आपको ज्ञात करना है। तो ये क्या है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ मकान है, भाई मकान की दीवार तो सीधी तो खड़ी होगी ना, तो उससे ये जमीन का क्या है एंगल होगा 90 डिग्री, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम इसको यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें यूज करें, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी भुजा ये है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो ये आधार है, अगर हम आधार का वर्ग निकालें बीसी स्क्वायर निकालें, तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग मीन्स एसी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो देखिए एसी स्क्वायर का मतलब 25 का स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स 24 का स्क्वायर। अब ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, आप जो है 25 गुणा 25 बराबर 625 ऋण 24 गुणा 24 बराबर 576, तो अब इनको क्या करेंगे आप माइनस कर लें, 5 में से 6 घटेगा नहीं, 15 में से 6 घटाएंगे 9,
और एक बचा 11 में 7 घटाएंगे तो 7 4 11, तो 49 आ गया क्या, BC स्क्वायर। और BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 49। अंडर रूट 49 का मतलब 7 है, अंडर रूट 49 का मतलब 7। तो ये सब मीटर में दिए गए हैं तो ये भी मीटर हो जाएगा, 7 मीटर की दूरी पर है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। और क्वेश्चन नंबर 9, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के दो न्यून कोण हैं। दो न्यून कोण कौन कौन से होंगे, तो देखिए समकोण समद्विबाहु कह रहा है, पहले इसको ध्यान देना है आपको। समकोण समद्विबाहु, तो आप ये समकोण और समद्विबाहु का भी ध्यान देना है। तो समकोण मीन्स यहां 90 डिग्री बन गया, और उसके बाद समद्विबाहु तो दो भुजाएं ये और ये बराबर हो गई। तो आप ध्यान देंगे जब ये 90 डिग्री होगा तो समकोण त्रिभुज में जो संलग्न भुजाएं हैं इनसे जो लगे हुए जो कोण होंगे वो क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। तो दो संलग्न कोण भी ये बराबर होंगे। अब ये दो संलग्न कोण बराबर होंगे जब ये 90 डिग्री हो जाएगा, जब ये 90 हो जाएगा तो वो कितना बचा, भाई समकोण तो है, ये समकोण हो गया 90 डिग्री, और ये दोनों बराबर होते हैं। तो अगर हम एक को x मान लें तो ये भी x ही होगा, दोनों बराबर होंगे। अब इनको थोड़ा हम नाम दे दें अपने यूज में लाने के लिए। तो आप ये ध्यान दें कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, आप जानते हैं। तो इसका मतलब एंगल A का मतलब x प्लस एंगल B का मतलब 90 डिग्री प्लस एंगल C का मतलब x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1x और 1x हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री, ये 90 इधर पक्षांतर करके ले आएंगे तो हो जाएगा -90 डिग्री। तो आप ध्यान दें 180 में से आपको 90 घटा देना है तो आ जाएगा 90 अंश। तो 2x इज इक्वल टू 90 अंश, x इज इक्वल टू 90/2 का मतलब 45 अंश। x की वैल्यू आ गई 45, तो ये अगर 45 अंश होगा तो ये भी 45 अंश होगा। इसका मतलब 45 अंश के होंगे दोनों कोण। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 108 अंश है तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए जो क्वेश्चन है हमारा कि एक समबाहु के प्रत्येक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 108 अंश है, तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी, मतलब कितनी भुजाएं इसमें होंगी ये आपको बताना है। तो समबाहुभुज में पहले हम देख लें, समबाहुभुज में क्या होता है, अंतःकोण धन बाह्य कोण बराबर 180 अंश। अंतःकोण धन बाह्य कोण बराबर 180 अंश। तो अब देखेंगे अंतःकोण और बाह्य कोण का जब योग 180 अंश होगा, ये फार्मूला आपको मिला। तो आपके पास दिया क्या है, प्रत्येक अंतःकोण का माप दिया है, कितना दिया है 108 डिग्री प्लस बाह्य कोण बराबर 180 अंश। अब क्या करेंगे, आप बाह्य कोण इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण बराबर 180 अंश ऋण 108 अंश। 180 में से 108 घटाइए तो 72 अंश आएगा।
बाह्य कोण 72 अंश का हो गया। हमें याद करना है भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या के लिए हम फॉर्मूला लगाएं। भुजाओं की संख्या के लिए इसमें n यूज किया जाता है और आप इसके लिए फॉर्मूला नोट करें। समबाहुभुज का बाह्य कोण वाला जो फॉर्मूला है ना, उसी से आपका निकल के आ जाएगा, क्योंकि आपके पास बाह्य कोण है तो आप बाह्य कोण वाला फॉर्मूला रखेंगे। और बाह्य कोण क्या है? समबाहुभुज का बाह्य कोण बराबर होगा 360 अंश बटा n, और 360 अंश बटा n, तो यही n हमें निकालना है और ये है बाह्य कोण बराबर। तो बाह्य कोण की वैल्यू मिल गई है, कितना है? 72 अंश। तो बाह्य कोण की जगह हम लिख सकते हैं 72 अंश बराबर 360 बटा n। अब n को यहां भेजें और 72 को यहां, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 360 बटा 72। तो 0 से 0 काट देंगे और 36 से कम 36, 36 दूना 72। तो आप देख रहे हैं कुछ अच्छा, ये 72 अंश था ये, तो हमने इसको 0 से 0 कहां काट दिया? ये तो 72 है, तो 36 एकम मतलब ये 10 आया। 36 एकम 36 और ये एक 0 भी है, 10। 10 बटा 2, तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अच्छा, हमने ये जो है अंश को हमने 0 समझ के काट दिया, गलत हो गया। तो देख रहे हैं 5/1 मीन्स 5 आया। तो n इज इक्वल टू 5, और n ही क्या है? बहुभुज है। बहुभुज की संख्या n बराबर कितना आ गया? 5। समझ में आ गया होगा कि भुजाएं कितनी हैं? 5 हैं। कितनी भुजाएं हो गई? 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। यदि 1 जनवरी 2001 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था? अब 1 जनवरी 2001 को रविवार था। 1 जनवरी 2001 को रविवार था। समझ में आ गया? तो अब आप ये ध्यान दें, जैसा क्वेश्चन में दिया गया, ऊपर हमने इसको थोड़ा नीचे नोट कर लिया कि आपको आराम हो जाए समझने में। अब ये हमें ध्यान देना है कि 2001 जो है ये कैसा ईयर है? लीप ईयर है कि सिंपल ईयर है? तो लीप ईयर चेक करने के लिए हमें 4 से डिवाइड करना होता है। तो 4 से अगर इसको भाग देंगे, 4 पंजे 20, लेकिन 0 फिर 1 बचा है, नहीं जाएगा पूरा पूरा भाग, इसलिए ये क्या है? लीप ईयर नहीं है। तो सिंपल जो साधारण जो वर्ष है, इनमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? इनमें विषम दिनों की संख्या होगी 1। अब आप ध्यान दें कि इनमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 1। तो 2001 में विषम दिन कितने हो गए? चलिए 2001 में विषम दिन बराबर 1। अब 2002 जब सन आएगा, 2000, अब इसको थोड़ा देख लीजिए कि 2000, चलिए ठीक है 2001 है, 2002 पहले देख लेते हैं। 2002, तो 2002 में आप देखें 4 से भाग जाएगा, 4 पंजे 20, 0 2, तो नहीं जाएगा। ये भी सिंपल ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। तो इसमें भी विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और इसके बाद देखिए 1 जनवरी से बात हुई थी, तो 1 जनवरी से 2001 में 1 जनवरी को रविवार था, और 1 जनवरी 2001 से अब 1 जनवरी 2002
तो देखिए जब 2001 में रविवार था, 1 जनवरी को शुरुआत का दिन है, अगर रविवार था तो लास्ट डे को भी रविवार ही रहेगा, तो लास्ट डे को भी रविवार हो गया। अब लेकिन अगले सन में मीन्स 2002 में जो पहला दिन आएगा फिर वो क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो सोमवार हो जाएगा। और वो सोमवार हो जाएगा तो 2002 के लास्ट में दिन क्या होगा, वही सोमवार। लेकिन 2003 के पहली जनवरी को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। या फिर आप ये देख लें कि 2001 में विषम दिनों की संख्या 1, 2002 में विषम दिनों की संख्या 1, तो कुल मिलाकर 2 विषम दिन हुए और इन्हीं 2 विषम दिनों को हमें ऐड कर देना है। 1 जनवरी 2003 का दिन पता चल जाएगा। तो 2 दिन उसमें ऐड करिए रविवार में, तो देखिए रविवार धन 2 दिन, एक दिन हुआ सोमवार, दूसरा दिन हुआ मंगलवार, तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट ऑप्शन होगा। देखिए ध्यान दें, जब सिंपल ईयर है तो उस ईयर का जब फर्स्ट डे जो होगा वही उस ईयर का लास्ट डे भी होगा, और अगला दिन अगले साल का जो पहला दिन होगा तो उस दिन दूसरा दिन हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। चाहे आप वैसे समझ लेते, चाहे आप ये भी आपने देख लिया विषम दिनों से लगा लिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्न श्रृंखला में से ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले पी है लेकिन तुरंत बाद में एस नहीं है। मतलब टी हमें ज्ञात करना है और उसके पहले तुरंत पहले पी तो होना चाहिए, लेकिन बाद में तुरंत बाद में एस नहीं होना चाहिए। किसके, टी के। तो टी के तुरंत पहले एस है, ये तो गलत हो गया। टी के तुरंत पहले क्यू है, ये भी कोई मतलब नहीं रखता। टी के तुरंत पहले पी है, टी के तुरंत पहले पी है और तुरंत बाद एस नहीं है, आर है, तो ये एक हो गया। टी के तुरंत पहले पी है लेकिन उसके तुरंत बाद में एस है, तो कह रहा है एस नहीं है, ऐसा होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, मतलब ये नहीं हुआ। अब टी के तुरंत पहले क्या हो, पी, तो यहां तो टी के तुरंत पहले एस है, तो ये भी कोई मतलब नहीं रखता, टी, ये भी नहीं होगा। टी के तुरंत पहले पी है और टी के तुरंत बाद जो है एस नहीं है, आर है, तो ये हो जाएगा, दो हो गए। अब टी के तुरंत पहले पी है, तो यहां है टी के तुरंत पहले पी और टी के तुरंत बाद एस नहीं है, क्या है, एम है, तो ये भी तीसरा भी सही हो। तो हुए कितने सही, 1, 2 और 3, कितने मिले हमें, 3। तो अब देखेंगे हम अपने ऑप्शन को, कोई नहीं, 1, 2 और 3 मीन्स ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, समूह में अन्य से अलग संख्या का पता लगाइए। समूह में अन्य से अलग, थोड़ा क्वेश्चन ऊपर हो गया है और ये नीचे है, तो अन्य से अलग हम कैसे देखें। देखिए 21 को देखते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 7 गुना 3, और 36 को अगर देखें तो 7 से क्या है, डिविजिबल है, 7 पंजे 35 नहीं है, तो 36 का करेंगे तो 36 का होगा 9 गुना 4 या 6 गुना कुछ होगा, मतलब 7 इसमें शामिल नहीं है। और इसको देखें 7 से इसको जरा तो 7 गुना 8 ही हो जाएगा, ये 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 9 होगा 21, 7 तियां 21, इसका मतलब 13, 13 सत्ते 91 होता ही है। तो आप देखें 7 जो है सब में शामिल है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सबका गुणज है, लेकिन क्या 36 में है, नहीं है, तो यही जो है सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रंजना का परिचय कराते हुए अजय ने कहा कि यह मेरे दादा की इकलौती पुत्री है। देखिए, मेरे पिताजी और पिताजी के पिताजी दादाजी हो गए। देखिए, रंजना जो है, रंजना क्या है? रंजना का परिचय कराते हुए अजय ने कहा, क्या कहा कि ये कह रहा है, ये कह रहा है कि यह जो है क्या है, मेरे दादा की इकलौती पुत्री है। मेरे दादा की इकलौती ये क्या है? पुत्री है। तो ये पुत्र हुए और ये पुत्री हुई, और ये क्या है? ये जो है पुत्र के पुत्र है। तो इनका संबंध इनसे क्या है? ये जो है दादा की पुत्री मीन्स पिता की क्या हो गई? बहन हो गई, पिता की बहन। तो इनकी क्या हो जाएगी? इनकी हो जाएगी बुआ। क्या हो जाएगी? बुआ हो जाएगी। तो आप जरा ऑप्शन देखें अपना, बहन, बुआ। तो रंजना का अजय से क्या रिश्ता है, यही पूछा जा रहा है। तो अजय ये हैं, जो नीचे हैं सबसे, ये हैं अजय। अजय का जो रिश्ता है रंजना से, वो बुआ का है। ये क्या है? बुआ है इनकी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रिलेशन वाले क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई। एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है और घंटे की सुई 90 अंश घूमने के बाद क्या समय होगा? तो चलिए अब जरा देखिए, एक ये घड़ी है और इसमें अगर 4 बजे हैं तो यहां 12। अरे गड़बड़ हो गया, चलिए फिर से बनाते हैं। ये घड़ी है और यहां हो गया 12, यहां हो गया 3 और यहां हो गया 9, यहां हो गया 6। अब ध्यान दें, 1 2 और ये 4 और ये 5। कितने बजे हैं घड़ी में? घड़ी में बजे हैं 4। तो छोटी सुई यहां और बड़ी सुई यहां। समझ गए होंगे? छोटी सुई कहां? 4 पर और बड़ी सुई 12 पर। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये तो 4 बजे वाली कंडीशन हो गई, जैसा क्वेश्चन में आपको बताया गया 4 बजे का समय घड़ी दर्शा रही है। तो आपने भी देखा कि घड़ी में हमारे 4 बज गए हैं। अब क्या करें हम? 90 अंश अगर इसको घुमा देते हैं, 90 अंश घुमाने के बाद, अब ध्यान ये देना है कि ये 6, ये 7 है और ये 8 है। तो 90 अंश घुमाने का मतलब है कि चलिए 90 अंश का मतलब ये यहां कितना डिग्री एंगल बनता है? 90 अंश। तो कितने घंटे घूमेगा 90 अंश में? 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे। कितने घंटे घूमेगा? 3 घंटे। तो यहां से इसको हम अगर 90 अंश घुमाएं तो 1 2 3 घंटे तो ये भी घूमेगी सुई, और 1 2 3 घंटे, ये नहीं 4 तो है ही, 1 2 और 3 घंटे यहां। मतलब छोटी सुई यहां आ जाएगी और बड़ी सुई कहां आएगी? 1 2 3। बड़ी सुई जो होगी वो ऐसे हो जाएगी ये। तो आप इसको अच्छे से अगर देखेंगे तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, आसान है। ये 90 डिग्री आप घुमाइए, तो 90 डिग्री में 3 घंटे, 1 2 3 घंटा हो रहा था, आपने देखा ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 3 घंटे इन दोनों सुइयों को आप घुमा दीजिए। ये 3 घंटे घूमेगी सुई तो ये घूमकर यहां आ जाएगी बड़ी वाली सुई, और ये छोटी वाली जब 3 घंटे घूमेगी तो यहां आ जाएगी 7 पर। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? घूमने के बाद समय क्या होगा? समय जो होगा आपके जो
ऑप्शन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग 7 बजे का समय होगा। मतलब जो छोटी वाली सुई होगी वो कहाँ होगी? 7 बजे पर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।